नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बैंड चैनल में। आज मैं आप लोगों को इसराइल के ऐसे लेजेंडरी जासूस स्पाई एलाई कोहेन के बारे में बताऊंगा जो सीरिया के उपराष्ट्रपति बनने वाले थे। एलाई कोहेन का ये आखिरी लेटर आता है उनकी वाइफ को। मेरी प्यारी नादिया, ये कुछ मेरे आखिरी शब्द हैं। आशा करता हूँ तुम मुझे माफ़ करोगी। अपना ध्यान रखना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मेरी प्यारी नादिया, तुम दूसरी शादी कर लेना ताकि हमारे बच्चों को पिता मिल सके। अतीत को भूल जाना और भविष्य के ओर बढ़ना। मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। तुम्हारा एलाई। ये लेटर मोसाद चीफ मीर अहमद के डेस्क पर आया मई 1965। ये लेटर था एलाई कोहेन का जो उन्होंने अपने फांसी से कुछ मिनट पहले ही लिखा था। एलाई कोहेन एक इजिप्शियन यहूदी थे, जोइश थे। इनका जीवन इजिप्ट से ही खुफिया मिशंस में था। ये काफ़ी जोइश फैमिलीज को नकली पासपोर्ट बनवा के इजिप्ट से उनके पवित्र धरती इसराइल भेज चुके थे। ये 1950s का वो दौर था जब सारी दुनिया से यहूदियों का पलायन, माइग्रेशन चल रहा था उनकी पवित्र धरती इसराइल में। इसराइल की स्थापना 1948 में हुई थी और ये टाइम पर जोइश नेटवर्क, जो यहूदियों का नेटवर्क था, वो काफ़ी एक्टिव था अपने यहूदी लोगों को इसराइल भेजने में। 1954 में इसराइल को ये पता चला कि ब्रिटिशर्स इजिप्ट से और इजिप्ट के स्विस कैनाल से अपना पूरा कंट्रोल इजिप्ट को देने वाले हैं। इससे चारों तरफ से इसराइल, क्योंकि इसराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है और इजिप्ट उस टाइम का सबसे पावरफुल एज वेल एज कट्टर दुश्मन था इसराइल का। सुएज कैनाल दोस्तों मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल पर इजिप्ट का डायरेक्ट कंट्रोल होना मतलब इसराइल के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाना, सिक्योरिटी के लिए एज वेल एज ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। लेवॉन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे उस टाइम के इसराइल के। उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर इजिप्ट में लॉ एंड ऑर्डर इजिप्ट का खराब कर दें हम लोग, तो शायद ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल इजिप्ट को ना दें। ये प्लान डिफेंस मिनिस्टर का था अपने प्राइम मिनिस्टर और बाकी अथॉरिटीज को बिना बताए। इजिप्ट के जो सिविलियन जोइश, जो यहूदी लोग थे, उनका जो अंडरग्राउंड नेटवर्क था, उनको बोला गया ब्लास्ट करो छोटे मोटे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। इस सिविलियन जोइश अंडरग्राउंड नेटवर्क में एलाई कोहेन भी शामिल थे। ये सिविलियन जोइश लोगों की कोई खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी। इन्होंने बस देसी बॉम्ब बनाए थे जिसमें कई छोटे मोटे ब्लास्ट भी हुए ब्रिटिश लाइब्रेरीज के बाहर, कल्चरल सेंटर्स के बाहर, पोस्ट ऑफिस के बाहर या एम्बेसीज के बाहर। 23 जुलाई 1954 में एक बॉम्ब एलाई कोहेन के दोस्त के पॉकेट में ही फट जाता है एक सिनेमा हॉल के बाहर। बस वहीं से सारे अंडरग्राउंड जोइश नेटवर्क पकड़ा गया। इसमें एलाई कोहेन भी पकड़े गए थे, बट उनके खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से वो छूट गए। एलाई कोहेन अब समझ गए थे कि इजिप्ट में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं, तो वो भी अपनी पवित्र धरती जोइश की इसराइल चले गए। एक साल पहले ही उनकी फैमिली भी शिफ्ट हो गई थी। कुछ टाइम तक अकाउंटेंट की जॉब करने के बाद इसराइल में एलाई एक मैगजीन कंपनी में काम करते हैं जिसमें उनका काम था लैंग्वेज, भाषा का ट्रांसलेशन। एलाई अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश और हिब्रू जो कि इसराइल की भाषा है, उसमें काफ़ी फ्लुएंट थे। इसी दौरान लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर मोसाद का एलाई को अप्रोच करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन कर लो। एलाई कुछ टाइम के बाद डिसीजन लेते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हें ज्वाइन करनी है, जिसमें उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग, मेमोरी और या कुरान पढ़ाई जाती है, जिसमें कुछ मुस्लिम प्रेयर्स भी उन्हें पढ़ाई जाती हैं। कुरान और मुस्लिम प्रेयर्स में एलाई कोहेन बहुत सी गलतियां करते थे, तो ट्रेनिंग ऑफिसर ने उन्हें बताया कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर तुमसे पूछे तो उसे बता देना तुम कोई कट्टर मुस्लिम नहीं हो, तुमने बचपन में ये सारी प्रेयर्स पढ़ी थी, अभी तुम ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। एलाई का बैकग्राउंड कुछ ऐसा बनाया गया। एलाई का नाम है कमाल अमीन ताबित, पिता का नाम अमीन ताबित, माता का नाम साइदा इब्राहिम। कमाल अमीन ताबित की एक बहन भी है जो अभी
मर गई। आपके माता पिता सीरियन थे, आप लेबनान में पैदा हुए। 3 साल की उम्र में आपके माता पिता आपको और आपकी बहन को इजिप्ट लेके आ गए। आपके पिता का टेक्सटाइल बिजनेस था, टेक्सटाइल फैमिली का बिजनेस था। आपकी फैमिली बिजनेस के लिए अर्जेंटीना शिफ्ट हो गई, साथ में आपके एक अंकल भी। 1956 में आपके माता पिता चल बसे। आप अभी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और अर्जेंटीना में आपका एक ट्रैवल बिजनेस भी चालू हुआ है जो कि इंटरनेशनली है। और हाँ, आपके माता पिता सीरियन थे। तो एलाई कोहेन की अब 2 जिंदगियां स्टार्ट हो गई थी। उनके बीवी और बच्चे के लिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 महीने के लिए इसराइल से बाहर रहना पड़ेगा। कमाल अमीन तबियत इसराइल से फ्रांस, फ्रांस से पासपोर्ट बदल के पहुंचते हैं अर्जेंटीना। कमाल अमीन तबियत उर्फ एलाई कोहेन अरब दुनिया के बड़े बड़े लोगों से अपना कांटेक्ट तैयार करते हैं। अर्जेंटीना में करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं अरब के लोगों के लिए। आपको मैं बता दूं, अर्जेंटीना में अरब कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अरब के काफी लोग हैं उधर। कमाल अमीन तबियत की पार्टीज में ऐसा कोई उस टाइम आदमी नहीं था, बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, जो अर्जेंटीना में जो अरब का लीडर, ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी पार्टीज में ना आता हो। इसी बीच एडिटर इन चीफ अरब वर्ल्ड न्यूज़पेपर के, जिनका नाम हसन होते हैं, कमाल अमीन तबियत को सीरियन जर्नल अमीन अल हाफिज से मिलाते हैं। अमीन अल हाफिज सीरियन एम्बेसी में आए होते हैं किसी काम से। बस इधर से सीरियन जर्नल अमीन अल हाफिज और कमाल अमीन तबियत की दोस्ती शुरू होती है। कमाल अमीन तबियत जर्नल से काफ़ी सीरिया की फ्यूचर पॉलिसीज़ की बात करते थे, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की बात करते थे सीरिया के। और हाँ, इसी बीच इसराइल की बुराइयां भी होती थी, इसराइल के खिलाफ भी बातें होती थी। कमाल अमीन तबियत अब तक अरब देशों के जाने माने नाम हो गए थे। 1 साल अर्जेंटीना में रुकने के बाद वो सीरिया जाते हैं। सीरिया आने के बाद ताबित एक पैकेज मंगवाते हैं अननोन रास्ते से, स्मगल करके। उस पैकेज के अंदर एक इनविजिबल इंक के साथ कोड लिखे होते हैं, एक पेपर की शीट में। स्पेशल टाइपराइटर होता है, ट्रांजिस्टर रेडियो होता है, इलेक्ट्रिक रेजर जो एंटीना का काम करता था, डायनामाइट्स होते हैं जो साबुन और सिगार्स में रखे हुए होते हैं, और कुछ साइनाइड पिल्स भी होती हैं अगर उन्हें सुसाइड करना पड़ जाता तो। कमाल अमीन तबियत का जो लग्जरियस विला था वो सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास ही था, जिससे वो सारे आर्मी की इंफॉर्मेशन भी रखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, कमाल अमीन तबियत का विला आर्मी हेडक्वार्टर के पास था, इसलिए तबियत के जो ट्रांसमिशंस होते थे इसराइल को, वो रेडियो ट्रांसमिशंस को कवर मिल जाता था हेडक्वार्टर के आर्मी ट्रांसमिशंस की वजह से। मतलब क्योंकि हेडक्वार्टर से आर्मी के हजारों ट्रांसमिशन हर दिन होती हैं, जिसकी वजह से एलाई कोहेन उर्फ कमाल अमीन तबियत का एक का ट्रांसमिशन पे कोई भी शक नहीं जाता। कमाल तबियत का विला हर हफ्ते मिनिस्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स से भरा रहता था पार्टी के लिए। तबियत ने कई आर्मी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को महंगी कारें, फंडिंग्स, फॉरेन ट्रिप्स और सेक्रेटरीज भी प्रोवाइड कराई थी। इसमें बाद में पता चला 1-2 सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स की मोसाद एजेंट थी। उस टाइम सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट कई बार हो भी चुके हैं सीरिया में। कमाल तबियत के जो दोस्त थे, जनरल अमीन अल हाफिज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनते हैं इस तख्ता पलट के बाद, और फिर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं सीरिया के। इसमें काफ़ी बड़ी फंडिंग कमाल तबियत की भी थी। अब इसराइल का जो जासूस था वो सीरिया के राष्ट्रपति का खास दोस्त था। इसके बाद कमाल तबियत काफ़ी बड़ी पार्टी भी रखते हैं राष्ट्रपति के लिए। इस बीच एलाई उर्फ कमाल तबियत काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजते हैं इसराइल की, जो इसराइल की मेन नदी जॉर्डन से आती थी सीरिया होते हुए। उस नदी के बिना इसराइल आधा सूख जाता। इस नदी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाता है सीरिया कि इसराइल को दिक्कत हो, इसराइल आधा सूख जाए। जिसका कॉन्ट्रैक्ट, ये डाइवर्जन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन के फादर। ये कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर हैवी मिलिट्री टैंक्स और आर्टिलरी गन्स थी इसराइल के हमले से बचने के लिए। इस कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉपर मैप, एग्जैक्ट लोकेशन, एक एक मिलिट्री, आर्टिलरी और कंस्ट्रक्शन
की जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो कमाल अमीन तबित इसराइल को पास करते हैं एक एनवलप के जरिए। इसराइल एयरफोर्स लेजर गाइडेड बॉम्ब से एग्जैक्ट लोकेशन पर हमला करती है, वो साइट पर जो कंस्ट्रक्शन साइट थी। इसराइल को मालूम था कि सीरिया में अभी नए मिग फाइटर्स प्लेन आए हैं और सीरियन जो पायलट्स थे वो इतने केपेबल नहीं है, वो उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है मिग के साथ, मिग फाइटर प्लेन्स के साथ, तो वो इतने कैपेबल नहीं है कि सीरियन फाइटर प्लेन से मुकाबला कर पाए। इसके बाद थोड़ा बहुत शक होता है सीरियन इंटेलिजेंस को कि ये सारी एग्जैक्ट लोकेशन और सीरियन एयरफोर्स की जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी इसराइल को कैसे है। सीरियन आर्मी इसराइल के बॉर्डर पर काफी पेड़ों को लगाती है, मिट्टी को उखाड़ के। ऐसे बहुत से पेड़ लगाए जाते हैं और उन पेड़ों के पीछे छोटे छोटे बंकर्स बनाए जाते हैं जिसमें आर्टिलरी गन छुपा के वो रखते हैं बॉर्डर पर। ये बात कमाल अमीन तबित को इसलिए पता थी क्योंकि ये आइडिया, ये चीज बंकर बनाने का आइडिया, उसके पीछे आर्टिलरी गन रखने का आइडिया कमाल अमीन तबित ने सीरियन आर्मी को खुद दिया था। ये आइडिया अभी काम आता है 1967 में, जब 6 डे वॉर होती है, 6 दिन का जब युद्ध होता है। 4 अरब देश इसराइल के ऊपर इकट्ठा हमला करते हैं। उस हमले इसराइल के ऊपर हमला किया था जब 1967 में। उस युद्ध में इसराइल सीरिया के बॉर्डर पर एग्जैक्ट पेड़ों के ऊपर बॉम्ब गिराता है, जिससे सीरियन आर्मी को बहुत बड़ा लॉस होता है पहले ही दिन। इसी बीच कमाल अमीन तबित का दूसरा बच्चा होता है इसराइल में। कमाल उर्फ एलाई कोहेन इसराइल जाते हैं। सीरिया से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से फ्रांस, फ्रांस से इसराइल। इस बार एलाई कोहेन अपनी वाइफ नादिया को बोलते हैं कि आखिरी बार जा रहा हूं, जल्दी आऊंगा। सीरिया वापस आने के बाद कमाल तबित वापस ट्रांसमिशंस हर दिन सुबह 8 बजे और कभी कभी शाम को भी करते थे, मतलब कभी कभी वो दिन में 2 बार भी ट्रांसमिशंस करते थे, जिसमें सीरिया की फ्यूचर पॉलिसीज, पार्लियामेंट्स में डिबेट्स, मिलिट्री अलायंसेस, मिलिट्री वेपन परचेज डील्स, मिलिट्री बॉर्डर मूवमेंट्स, ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं थी सीरिया की जो कमाल अमीन तबित को ना पता हो। और इसमें गलतियां तो होती है। अगर इतनी जानकारी इसराइल को मिल रही है, इसराइल कुछ खतरों को अपनी जनता को रेडियो के जरिए बता देता था कि सीरिया ऐसा है, वैसा प्लान कर रहे हैं। कई बार इसराइल खुफिया जानकारी यूएस को भी बता देता था या यूनाइटेड नेशंस को भी बता देता था, संयुक्त राष्ट्र को, जिससे सीरियन इंटेलिजेंस के जो चीफ थे उन्हें डाउट होने लगा था कि कोई तो जासूस है जो बहुत अंदर तक गवर्नमेंट तक पहुंच रखता है। कुछ टाइम तक पार्टीज वगैरह सीरियन पॉलिसीज डिस्कशन तैबैत करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मिनिस्टर्स को फॉरेन ट्रिप कराना, प्रेसिडेंट का इनकी पार्टी में आना जाना, ये ढेर सारे जो गिफ्ट देते थे वो देना। इसी बीच ताबित का नाम डिक्लेयर होता है उपराष्ट्रपति बनाने के लिए सीरिया के। सीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्री इसी बीच नए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मंगाते हैं रशिया से। उस टाइम वो सोवियत था। और पुराने सारे जो ट्रांसमिशंस होते हैं, सारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं, उसे हटा दिया जाता है। इस टाइम सीरिया में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये नए ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे होते हैं आर्मी के ऑफिसेज और हेडक्वार्टर्स के बाहर। पूरा साइलेंस जोन होता है सिग्नल का। साइलेंस जोन जब होता है तो एक सिग्नल डिटेक्ट होता है आर्मी हेडक्वार्टर के पास। इस सिग्नल का जब लोकेशन पता करते हैं सीरियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, वो सिग्नल का लोकेशन आता है कमाल अमीन तबित के बंगलों से। पहली बार जब ये लोकेट होता है, इस टाइम शक होता है, पर भी ये लोग इनके बंगलों पे सीधे नहीं जा सकते थे। इन्हें लगता है कि लोकेशन हमने गलत ट्रेस की है, क्योंकि एक आदमी जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है उसके ऊपर शक कैसे किया जा सकता है। फिर दोबारा अगले दिन सुबह 8 बजे दोबारा एक सिंगल ट्रांसमिशन, सिंगल सिग्नल डिटेक्ट होता है पूरे आर्मी हेडक्वार्टर के आसपास से। फिर से उसका जब लोकेशन निकाला जाता है, वो लोकेशन होता है कमाल अमीन ताबित का बंगलो। इसके बाद सारे सीरियन ऑफिसर्स और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं वो सीधे गन लेके उनके बंगलों में घुस जाते हैं और
कमाल अमीन तबियत को रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं उनके ट्रांसमिशन करते हुए। सीरियन पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, मिलिट्री चीफ सब हैरान परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। जो आदमी अगले कुछ महीनों में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था, वो असल में एक यहूदी था, इजराइल का जासूस। एलाई कोहेन का बहुत टॉर्चर होता है जेल में। उनके हाथों से उनके नाखून निकाल लेते हैं। जब वो कोर्ट में थे उनकी गर्दन एक तरफ ही दिखती थी झुकी हुई, क्योंकि उन्हें बहुत इलेक्ट्रिक शॉक करंट दिया जाता था। इस बीच इसराइल, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका काफ़ी कोशिश करते हैं एलाई को छुड़ाने की। छुड़ाने का मतलब उनकी जो फांसी की सज़ा थी उस सज़ा को उम्र कैद में बदलने की। और इसराइल एक पेशकश भी रखता है सीरिया के सामने कि वो 11 स्पाई सीरिया के छोड़ देगा, साथ में कई टन मेडिसिन भी देगा और साथ में बहुत हज़ारों मिलियन ऑफ कैश देगा डॉलर्स में। पर उनका ये बंदा छोड़ दो, उनका ये स्पाई छोड़ दो। पर सीरिया इस प्ली को रिजेक्ट कर देता है। मई 18, 1965 एलाई फांसी से कुछ मिनट पहले अपनी वाइफ को एक लेटर लिखते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और एलाई को फांसी देने के बाद उनकी बॉडी को 6 घंटे तक चौराहे पर लटके रहने दिया जाता है। आज भी एलाई को इनके नाम पे इसराइल में कई स्कूल, कॉलेजेस, स्ट्रीट्स, मॉन्यूमेंट्स हैं इसराइल में। आज भी एलाई को इनकी बॉडी को सीरिया ने इसराइल को वापस नहीं किया। अगर आपको एलाई कोहेन द लोन वुल्फ की कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल स्टोरीज बिहाइंड को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।